हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होप साइंस में बहुत बहुत फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं ये होगा न्यूट्रिशन के कुछ विशेष शब्दों को लेकर के। जैसे कि आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण शब्द सुना होगा, जिलेटिनीकरण सुना होगा, साबुनीकरण शब्द सुना होगा, एक्रोलिन क्या होता है, केटोसिस क्या होता है। तो यहाँ पर एक एक शब्द के बारे में उसका मीनिंग हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। सारी जितने आपको इन शब्दों को लेकर के डाउट है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। डेली रूटीन के जो हमारे शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हुए आज इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा आपके सामने पहला शब्द लिखा है प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप बहुत छोटे क्लास से सुनते आ रहे होंगे कि ये पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसके लिए हमें क्या आवश्यक होता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस प्रकाश। ठीक है, तो जो CO2 की अगर बात की जाए तो वातावरण में इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होता है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो पेड़ पौधे इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते, तो इन्हें ये मिल गया। अगर जल की बात की जाए तो भूमि के अंतर्गत भूमि में जल पर्याप्त मात्रा में होता है कि पौधों की वृद्धि में वो इतनी मदद कर सके, तो इन्हें जल चाहिए, तो इन्हें भूमि से मिल गया। फिर उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश। इन्हीं तीनों को मिला करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जैसे हमें अपने यहाँ भोजन बनाना है, खाना बनाना है, तो हमें चाहिए गैस चूल्हा, दूसरा बर्तन, और तीसरी चीज़ वह जिसे हम पकाना चाहते हैं सब्जियों के रूप में या अनाज के रूप में। तो ये हो गया हमारे लिए भोजन जो इससे तैयार होगा। उसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। तो जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके अपने लिए भोजन को तैयार करते हैं, तो इनके यहाँ कुकिंग मेथड को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पौधे हैं इनमें जिनका भोजन होता है ना, ये पौधे के तनों में, जड़ों में स्टार्च के रूप में मतलब जमा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पौधों में जो इनका भोजन है स्टार्च के रूप में तना, जड़ आदि में जमा हो जाता है, आदि में जमा हो जाता है। फिर आवश्यकता पड़ने पे समझिएगा, ये तो जमा हो गया। जब आवश्यकता पड़ती है तो पेड़ पौधे इन्हीं स्टार्च का प्रयोग अपने लिए ऊर्जा के रूप में करते हैं। अपने लिए ऊर्जा के रूप में करते हैं। ऊर्जा के रूप में मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे चल के कहीं और चले जाएंगे, लेकिन फिर भी इनके अंतर्गत भी तो सारी प्रक्रियाएं होती रहती है। सारे इनके अंदर भी जैसे मनुष्य का जीवन चलता है वैसे इनका भी जीवन चलता रहता है। इनमें भी वृद्धि होगी, विकास होगा, सारी चीज़ें होती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हिंदी में कहते हैं। इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, सूर्य की रोशनी का, प्रकाश का प्रयोग करते हैं, जिससे कि इनके लिए भोजन बनता है। वो भोजन क्या होता है? स्टार्च। पौधों में उनका जो भोजन है, एक ऊर्जा का जो स्रोत है, वो स्टार्च के रूप में जमा रहता है। यही स्टार्च आवश्यकता पड़ने पे इन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये स्टार्च इनमें जम गया है, इसी का प्रयोग मनुष्य कार्बोहाइड्रेट के रूप में करता है। जो पौधों में जमा हुआ स्टार्च है, तो मानव उसी स्टार्च का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में करता है, क्योंकि यही स्टार्च पौधों को भी ऊर्जा देते हैं और कार्बोहाइड्रेट मनुष्य को ऊर्जा देता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे कि
चावल, गेहूँ, आलू, अनाज आदि ऐसे कुछ उदाहरण है आपके सामने लिखे हुए। जैसे और भी हैं, जड़ वाली सब्जियां भी आती हैं, दाल आएंगे, यही सब इनके अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं सब का तो प्रयोग मनुष्य भी करता है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए, जिससे कि मनुष्य को भी ऊर्जा मिल सके। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होता है। लेकिन फिर मनुष्य उसी का प्रयोग अपने लिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में करता है, जिससे कि उसे ऊर्जा मिल सके। और आपके सामने देखिए जो उदाहरण लिखे हुए हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट की ही अधिकता होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे जिलेटिनीकरण। दूसरा हमारा टॉपिक है जिलेटिनीकरण। ये सारे ऐसे शब्द हैं कि जो आपको न्यूट्रिशन साइंस जब आप पढ़ेंगे ना, पोषण विज्ञान, तो वहाँ पे आपको ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। चलिए दूसरा शब्द अब हम देखते हैं जिलेटिनीकरण। जिलेटिनाइजेशन, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे जिलेटिनाइजेशन। देखिएगा, पौधों को अभी हमने पढ़ा, पौधों में स्टार्च होता है। जब इन्हीं स्टार्च का प्रयोग, देखिए अभी हमने यहाँ पे उदाहरण के रूप में गेहूँ भी लिखा हुआ था, तो देखिएगा कि जो गेहूँ है उसी से सूजी बनती है। ठीक है, आपको ध्यान होगा वहाँ पे हमने चावल भी लिखा हुआ था, धान से हमें चावल की प्राप्ति होती है। तब ध्यान दीजिए कि जो गेहूँ है, गेहूँ से हमने बनाया सूजी, उसी सूजी का प्रयोग आप पाउडर के रूप में सादे पानी में अगर डालेंगे तो आप देखेंगे वो घुलेगा नहीं, वो दानेदार बना रहेगा। ठीक है, लेकिन इसी सूजी को कढ़ाई पे भूनने के बाद जब इसमें हम पानी डालते हैं तो गैस पर कढ़ाई को कुछ देर और चलाने पे देखते होंगे कि एक गाढ़ा लेई के रूप में जम जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं सूजी का हलवा। अब कुछ लोग का हलवा खाने का मन भी कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी सूजी को हमने जब भूना तो इसमें पानी डाला, चीनी डाला, तो ये हलवे के रूप में जब आया तो आपने देखा जो सूजी पहले सादे पानी में डालने पर वैसे की वैसे दानेदार बनी हुई थी, लेकिन जब गर्म पानी के संपर्क में आई या पानी में देर तक रहने पे संपर्क में आया तो ये एक फूल करके जो सूजी है वो हलवा के रूप में, लेई के रूप में बन गया। आप ध्यान देते होंगे, अगर आप इतनी सी भी सूजी डालेंगे हलवा बनाने के लिए तो ये कम से कम इतनी सूजी से 2 कटोरी हलवा तैयार हो जाएगा, आराम से 2 कटोरी मिनिमम तैयार हो जाएगा। क्यों तैयार हुआ इतनी सी सूजी में? इसी सूजी में हमने शक्कर डाली, शुगर, इसी में हमने पानी डाला। जब सूजी पानी के संपर्क पे आके थोड़ी देर पे जब भूनना शुरू हुआ, घुलना शुरू हुआ, तो सूजी का जो दाना था वो और बड़े आकार में फूट गया और बड़े आकार में फैल गया। तो जिससे क्या हुआ, जो सूजी इतनी मात्रा में थी अब वो आकार में इतनी मात्रा में होगी, जिससे कि इतनी सी सूजी में ही 2 कटोरी हलवा तैयार हो गया। अब समझिएगा कि जो स्टार्च है ना, इस सूजी में स्टार्च हमें मिल रहा है, चावल है, गेहूँ है, इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट का रूप ही मिलता है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्च है ना, स्टार्च किसी भी अनाज में, किसी भी वस्तु में जो स्टार्च है वो पानी में जब पड़ा रहता है तो उसके कण जो होते हैं वो फैलना शुरू हो जाते, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि पहले तो वो ठोस अवस्था में रहते हैं, लेकिन बढ़ने के बाद, फूलने के बाद वो कोमल हो जाते हैं। तो उनका यही आकार में परिवर्तन होना, स्टार्च का फूल जाना, बड़ा हो जाना, कोमल या सॉफ्ट हो जाना, यही कहलाता है जिलेटिनीकरण या जिलेटिनाइजेशन। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं कि स्टार्च ठंडे पानी में अविलय होते हैं, अविलय होते हैं। ठीक है, अविलय का मतलब जो पानी में मिल ना सके, विलय ना हो सके, घुल ना सके। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब गर्म पानी में या उबलते पानी में इन्हें डाला जाता है,
स्टार्च को जब डाला जाता है तब क्या होगा कि जो इसकी कोशिकाएं हैं या हर दाने का जो बाहरी आवरण है वो फट जाता है। डाला जाता है तब बाहरी आवरण फट जाता है। ठीक है, जैसे ही ये बाहरी आवरण फटेगा तभी इसमें कोमलता आएगी और इसे हम क्या करेंगे, ये जब फूल जाते हैं तो ये फूलते ही एक अपने लिए गाढ़ा पदार्थ बना लेते लेई के रूप में। तो यही प्रक्रिया कहलाती जिलेटिनीकरण। और जब इनमें अनाजों में स्टार्च में जिलेटिनीकरण की प्रक्रिया हो जाती है तब उन भोजन को पचाना काफ़ी आसान हो जाता है। आप लोगों ने अगर चावल के पापड़ बनाने की अगर विधि आप जानते होंगे या साबूदाना के पापड़ बनाने की विधि जानते होंगे तो आप इस चीज़ को आसानी से रिलेट कर सकेंगे कि जो चावल होता है, चावल को पहले लेई जैसा ही बनाया जाता है। जैसे ही वो लेई बनता है तो एक गाढ़ा रूप ले लेता है, जिसके बाद हम उसको पापड़ के रूप में फैला देते हैं। तो यही है, जो चावल है ना उसकी जो कोशिकाएं हैं, जो बाहरी भित्ति है, जो उसका चावल की हर दाने की जो बाहरी लेयर है वो फट जाती है, जिससे कि वो फूल जाएगी, फैल जाती है, तो अपना आकार भी बढ़ा लेती है। यही प्रक्रिया कहलाती है जिलेटिनीकरण। जब स्टार्च सादा पानी में हम डालेंगे, ठंडे पानी में, तब ये घुलेगा नहीं, इतने आसानी से नहीं घुलेगा, लेई का रूप नहीं लेगा। लेकिन जब उबलते पानी में हलवा के लिए सूजी को डाल दें या चावल को डाल दें तो कुछ देर घुमाते 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 आप देखेंगे कि वो लेई का रूप ले लेगा और उसका मात्रा भी बढ़ जाती है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। किलोग्राम में भले ना बढ़े लेकिन सरफेस में देखेंगे तो उसका आकार बढ़ जाता है। तो इसी समय देखिए उबलते पानी में जब डालते हैं तो इसका जो बाहरी आवरण है, हर अनाज का बाहरी आवरण फूल जाता है। जैसे चना आप रात में भिगाने को जब छोड़ेंगे तो जब भिगाते हैं तो छोटा दाना होता है, लेकिन सुबह के समय आप देखते होंगे तो उसका आकार बढ़ जाता है। चाहे मटर भिगाएंगे आप तब भी यही चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये था जिलेटिनीकरण। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट शब्द जो होगा कीटोसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शब्द के बारे में, कीटोसिस। वैसे कीटोसिस के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है। बाकी यहाँ भी आप लोग समझ लीजिए कि कीटोसिस क्या होता है आसान भाषा में। देखिएगा, कीटोसिस हमें ऊर्जा के लिए हम प्रयोग करते हैं, कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट पहले नंबर पे, फिर वसा, फिर प्रोटीन। ये तीनों ऐसे मैक्रो एलिमेंट है, दीर्घ मात्रिक कहा जाए पदार्थ है, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। लेकिन हम ऊर्जा अगर सोर्स की बात करें तो मुख्य रूप से इसको हम रखेंगे पहले नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे और इसको तीसरे नंबर पे। प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, वसा भी ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट भी देता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हम जब लेंगे तो यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इससे जब हम ऊर्जा लेंगे तो हमसे इससे बहुत जल्दी हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होगी। जब हम फैट से ऊर्जा लेना शुरू करेंगे तो फैट को पचने में इतना ज़्यादा समय लगता है कि ऊर्जा देने में यह ज़्यादा समय लग जाएगा। और अधिक मात्रा में जब हम फैट लेंगे तो यह हमारे हार्ट के लिए, हमारे शरीर के लिए, हर चीज़ के लिए ये हानिकारक होता जाएगा। लेकिन फिर प्रोटीन है, प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडीज़, इन सब का निर्माण करना। तो जब ये एनर्जी देने का कार्य करने लग जाएगा तो इसको तो एक और जो बहुत ही मुख्य कार्य है वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही मुख्य रूप से ऊर्जा लेते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कभी हम फास्ट हैं या हम मना कर दिया गया है किसी वजह से कि हमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में लेनी है या बिल्कुल नहीं लेनी है, तो इस अवस्था में क्या होगा कि जो ये फैट हमारे शरीर में जमा हो गया था, ये जो शरीर में टिश्यूज़ में, हमारे ऑर्गन में जो ये फैट जमा था, अब कार्बोहाइड्रेट तो मिल नहीं रहा है जिससे ऊर्जा मिले, नहीं भी मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, फिर भी मनुष्य को चलना ही है, फिरना है, अपने जो रोज़ के कार्य हैं वो तो करना ही है। आप व्रत भी रहते होंगे तो व्रत रहते हुए भी
अगर आप सारा दिन खाना नहीं खाए हैं फिर भी आप चलते हैं, जो आपके रोज़ के काम है, घर की साफ़ सफाई, दूसरों के लिए खाना बनाना, कपड़े धुलना, ये सारे काम तो रोज़ के हैं, तो ये तो करना ही है। तो इसको करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। तब उस समय क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट ना रहने पे यही वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। जब ये वसा गलना शुरू होता है, शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है, तो इसी के वजह से कीटोन पदार्थ बनना शुरू हो जाता है। वसा गलता है, ऊर्जा देने का काम करता है, तो शरीर में कीटोन पदार्थ बनना शुरू हो जाता है। तो कीटोन पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, तो मतलब कीटोन पदार्थ अतिरिक्त बन रहा है, तो मतलब हमारे शरीर में अम्ल भी अतिरिक्त बन रहा है। तो जब हमारे शरीर में वसा की वजह से, वसा के कारण, फैट के कारण अम्ल या एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन को, उस अवस्था को हम लोग कीटोसिस कहते हैं। उस सिचुएशन को कीटोसिस कहेंगे। जब हमारे शरीर में फैट की वजह से शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उस अवस्था को हम लोग कीटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये था मुख्य रूप से कीटोसिस। तो जो भी ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे शरीर में कीटोसिस की स्थिति बन गई है, मतलब अम्ल बन गया है, तो हमारे रक्त में भी अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर जब किडनी छानेगा रक्त को, तो रक्त के छानने पर किडनी के द्वारा जो व्यर्थ पदार्थ निकाला जाएगा मलमूत्र के रूप में, तो उसमें भी अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो यही समस्या मनुष्य को शारीरिक रूप से हो जाती है। यही अवस्था कहलाती है कीटोसिस। ओके, चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग। एक शब्द है एक्रोलिन। दूसरा शब्द देखेंगे अब हम लोग एक्रोलिन। चलिए एक्रोलिन की बात करें कि ये सिचुएशन क्या है। चलिए देखिएगा कि जब हमें पापड़ भूनना होता है, हाँ, जब हमें पापड़ भूनना होता है तो अपने कढ़ाई में ऑयल डाला, उसको आंच पे रख दिया ताकि वो गर्म हो, तब उसमें हम पापड़ डालेंगे तो फ्राई होगा। पकौड़े तलना हो तो तेल गर्म हो जाएगा, तब हम उसमें फ्राई करेंगे। लेकिन जब आंच या तेल बहुत तेज़ हो तो बहुत गर्म हो जाता है, तो उसमें से धुआं उड़ने लगता है। जब तेल को अधिक ताप पे गर्म किया जाता है तो उससे धुआं निकलने लग जाता है। यही जो सिचुएशन है कहलाती है एक्रोलिन। ध्यान दीजिएगा, आपने मार्केट में देखा होगा कि जो स्प्रिंग रोल वगैरह बनाते हैं या मार्केट पे स्ट्रीट फूड में जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, तो अक्सर इतना तेज़ वो, मतलब वो कंटिन्यू गैस को ऑन ही रखते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है कस्टमर कब किस चीज़ की डिमांड कर दे, क्या चीज़ें फ्राई करनी पड़े, तो बार बार गर्म ना करना पड़े, इसलिए वो ऑन रखते हैं गैस। तो उनका जो ऑयल होता है वो जल जाता है, तो जैसे ही ज़्यादा ताप पे पड़ेगा वो जल जाता है, तो धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो यही क्या होता है, इसी धुएँ की स्थिति तक हमें नहीं गर्म करना चाहिए, और इस अगर धुआं निकलना शुरू हो जाता है तो यही कहलाता है एक्रोलिन। ठीक है, जो फैट है, ठीक है, फैट जब ग्लिसरॉल में जलने लग जाता है, जो फैट है वो ग्लिसरॉल के रूप में भी पाचित होता है, आप जानते होंगे। तो जब ग्लिसरॉल अधिक जल जाता है तो इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एक्रोलिन। ग्लिसरॉल, फैट का संबंध है ग्लिसरॉल से, तो जब फैट जलता है ग्लिसरॉल बनता है, ग्लिसरॉल जलता है तो यही एक्रोलिन में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही हम लोग प्रोपेनॉल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्रोलिन को हम लोग प्रोपेनॉल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोपेनॉल। क्या होता है कि जब हम वसा को अधिक ताप पे गर्म करते हैं, अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तब वसा से मिलने वाला जो ग्लिसरॉल है, जस्ट सेकेंड, अधिक ताप पे गर्म करते हैं, तब क्या होता है, तेल से धुआं निकलने लगता है। और ये जब धुआं निकलने की जो स्थिति होती है, इस ताप तक हमें कभी भी तेल को गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो जब तेल से धुआं निकलने लगता है तो जो वसा का
ग्लिसरॉल है वह एक्रोलीन में बदल जाता है, एक्रोलीन में बदल जाता है। ठीक है, और यही स्थिति एक्रोलीन में तेल का बदलना ही हमारे लिए घातक होता है, हमें नुकसान करता है। इसीलिए हमें धुआं निकलने तक में, ठीक है, धुआं निकलने तक की स्थिति में गर्म नहीं करना चाहिए, उससे टेम्परेचर लो रखना चाहिए कि जो कहा जाए तेल है उसमें से धुआं ना निकले। तो फिर क्या होता है कि जब ये ग्लिसरॉल है या जो वसा है, इसमें जब बहुत हम गर्म करते तो इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है और इसी कारण से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाता है। यही सिचुएशन कहलाती है एक्रोलीन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि रेंसिडिटी क्या होता है। नेक्स्ट शब्द है रेंसिडिटी। न्यूट्रिशन में आपने ये शब्द भी सुना होगा कि रेंसिडिटी शब्द भी आता है। रेंसिडिटी देखिएगा, आप लोगों ने कभी महसूस किया है कि आपके यहाँ पे जो देसी घी है या डालडा घी है, जब वो बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहता जितना वो शुरू में रहता है। देसी घी का उदाहरण ले लीजिए, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। जो बहुत पुराना देसी घी हो जाता है तो उसका अगर दाल में डाल के खाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा और उसमें एक अजीब सी महक भी आने लग जाती है। अगर आपने ये चीज़ें ऐसे खाने वाले घी पे ना नोटिस किया हो तो ध्यान दीजिएगा, आप जहाँ पे पूजा करते हैं तो पूजा में भगवान के मंदिर के पास भी कुछ ना कुछ मात्रा में सब क्या देसी घी होता है दिया जलाने के लिए। जब उस दिया को जलाने वाला जो घी है काफ़ी पुराना हो जाता है तब आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि उसमें कुछ अजीब सी महक आने लग गई है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब देसी घी या कोई भी घी, ठीक है, कोई भी वसा, कोई भी फैट बहुत दिन तक रखी रह जाती है तो उसमें जल अपघटन की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अधिक तक रखने पे उसमें जल अपघटन की प्रक्रिया या ऑक्सीकरण उसका हो जाता है, जिससे कि उसकी महक दुर्गंध में बदल जाती है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो यही प्रक्रिया कहलाती है रेंसिडिटी। जैसे कि वो जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है उसका स्वाद भी बदल जाता है, उसकी गंध भी बदल जाती है, जिससे कि एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड और फैट में पाया जाने वाला जो कीटोन्स होता है वो भी पूरे रूप से बदलने लग जाता है, यही प्रक्रिया रेंसिडिटी कहलाती है। चलिए समझते हैं रेंसिडिटी क्या है। वसा अधिक समय तक रखने पर उसका जल अपघटन या ऑक्सीकरण हो जाता है वसा का, जिससे स्वाद में परिवर्तन तथा गंध में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। ठीक है, परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो ऑक्सीकरण होने के कारण, वसा के जल अपघटन होने के कारण ये सिचुएशन आ जाती है कि घी में या वनस्पति घी में या तेल में या वसा में रेंसिडिटी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि इसके स्वाद में भी और गंध में भी परिवर्तन आ जाता है। अगर हम इस घी का प्रयोग, इस वसा का प्रयोग तब भी करेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो रेंसिडिटी क्या है? अधिक समय तक कोई घी पड़ा हुआ है, कोई वसा पड़ा हुआ है तो उसके स्वाद और जो उसका गंध है उसमें परिवर्तन आना ही रेंसिडिटी कहलाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पाइसीकरण शब्द। ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पाइसीकरण शब्द, इमल्सिफिकेशन।
पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है न्यूट्रिशन में कहा जाए तो। देखते होंगे कि घर में अक्सर मलाई से घी निकालने के लिए उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाया जाता है, फिर उस मलाई को काफ़ी देर तक गोल गोल हाथों से ही या मशीन से घुमाया जाता है, तो जिससे उसका पानी अलग हो जाता है और जो फैट है वो अलग हो जाता है। फिर से समझिएगा कि जब हम बात करें पाइसीकरण की, इमल्सीकरण की, तो जब हम पायस बनाते हैं या वसा के ऊपर या फिर हम कहा जाए जो चिकनाई युक्त पदार्थ है, इनको हम जब फेंटने की क्रिया करते हैं तो पानी की सतह पर ये और भी महीन कणों के रूप में तैरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जो वसा युक्त पदार्थ है इनको इतने अच्छे तरीके से फेंटना जिससे कि जो इसके मॉलिक्यूल्स थे, अणु थे, वो द्रव के ऊपर, पानी के ऊपर और महीन कण में तैरने लग जाते हैं। यही प्रक्रिया पाइसीकरण कहलाती है। पाइसीकरण युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रक्रिया ना करनी पड़े उसे पचाने के लिए। जैसा कहा जाता है कि दूध पीने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है दही खाना, क्योंकि दही जो है वो पाइसीकृत भोज्य का उदाहरण होता है। तो दूध को पचाने में हमें ज़्यादा समय लगेगा, हमारी आंतों को, हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम दही का प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर को, हमारे पाचन तंत्र को कम मेहनत करनी पड़ती है। तो यही प्रक्रिया कहलाती है पाइसीकरण। चलिए ध्यान दीजिएगा कि चिकनाई को पानी के साथ अधिक देर तक फेंटने पर वसा के सूक्ष्म कण सतह पर तैरने लगते हैं और यही प्रक्रिया पाइसीकरण कहलाती है। ध्यान दीजिएगा कि यही चीज़ें हमारे शरीर के अंतर्गत भी होती है। इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया जो हमारे छोटी आंत में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स हैं या हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं वो वसा के ऊपर यही प्रक्रिया करते हैं जिससे कि इनका जो और भी छोटे रूप में जब ये बदल जाते हैं और भी सूक्ष्म कण में ये बदल जाते हैं तो इनका पाचन आसानी से हो जाता है और ये आसानी से फिर ब्लड में मिल जाते हैं, सेल में मिल जाते हैं। अगर बड़े कण में होंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इन्हें छोटे कण में लाने के लिए इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण प्रक्रिया करनी पड़ती है। बाहरी रूप से समझिए, पानी पे वसा हो तो वसा को देर तक फेंटेंगे, हम गोल गोल घुमाएंगे उस पानी को, तो जो उसके कण हैं वसा के वो पानी को छोड़ करके ऊपर ऊपर तैरने लग जाते हैं, बहुत महीन महीन सूक्ष्म कणों में हो जाते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया जब शरीर के अंदर की बात की जाए तो जो हमारे शरीर के अंदर एंजाइम है आप उन्हें पानी समझ लीजिए और जो फैट जाता है उसे आप वही सूक्ष्म कण समझ लीजिए जो कि अभी बड़े रूप में है। तो वो एंजाइम यही करता है पाइसीकरण जिससे कि उनका छोटा छोटा रूप हो जाए ताकि उनको पाचन करना उनका और आसानी से हो सके। जब वो अच्छे से उनका पाचन हो जाएगा तभी जो उनसे मिलने वाले पोषक तत्व हैं वो हमारे ब्लड में मिल सकेंगे, हमारी कोशिकाओं में मिल सकेंगे और हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो सकेंगे। लास्ट एक शब्द देखिएगा, अब एक होता है साबुनीकरण। एक शब्द है साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन या फिर साबुनीकरण। ध्यान दीजिएगा, जो क्षारीय पदार्थ है ना, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उनके साथ चिकनाई मिल करके, वसा मिल करके साबुन के समान एक पदार्थ बनाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं साबुनीकरण।
ध्यान दीजिएगा, कभी आपने ना किया हो तो अब ध्यान दीजिएगा। किसी एक प्लेट में आप थोड़ा सा 2 ड्रॉप पानी गिराइए और 1 ड्रॉप उसमें सरसों का तेल ऑयल गिराइए, और फिर उस प्लेट में आप फिंगर से ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे ना उस ऑयल को, तो देखेंगे कि जो उसका रूप है, वो जो ऑयल और पानी अलग अलग थे वो मिक्स हो करके क्रीम के जैसे बन जा रहे हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। ध्यान दीजिएगा कि क्षारीय पदार्थों के साथ जब साबुन क्षारीय पदार्थों के साथ वसा साबुन के समान पदार्थ बनाती है, यही प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन कहलाती है। सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहलाती है। तो देखिएगा, जो शरीर में हमारे अगर बात की जाए तो जो आंत की नलिकाएं होती हैं तो उसमें से भी बहुत पाचक रस निकलते हैं। जो हमारे शरीर की नलिकाएं हैं, डक्ट हैं, उसमें से बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं। पाचक मतलब जो किसी भी एक पोषक तत्व में विशेष रूप से वार करते हैं उनको पचाने के लिए, तो पाचक रस निकलते हैं। वही पाचक रस क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब वसा और वही क्षारीय प्रकृति का रस मिल जाता है तो वो वसा आसानी से पच जाता है। यही प्रक्रिया कहलाती है सैपोनिफिकेशन। और हमारी आंत की जो नलिकाएं होती हैं, आंत होता है, और आप तो वैसे भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पाचन शरीर में छोटी आंत के अंतर्गत ही होता है। तो वहीं से जब पाचक रस निकलते हैं तो क्या होता है, यही इन्हीं वसा का पाचन शुरू हो जाता है। तो क्षारीय प्रकृति के पाचक रस जब वसा में मिल जाते हैं तो इनका पाचन शुरू हो जाता है। यही प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन कहलाते हैं, और इसी प्रक्रिया के द्वारा ही वसा का अवशोषण संभव हो पाता है। तो बेटा यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, या और भी कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। वैसे भी समय समय पे हमें जो भी ज़रूरी लगता है आपके लिए वीडियो, वो भी फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है फ्री में पढ़ना। मैंने पढ़ा भी फ्री में है, मेरे कॉलेज में फ्री एजुकेशन दी जाती रही है, और हमें अच्छा भी लगता है आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग टॉपिक पढ़ाना। क्योंकि जब मैंने भी अपना नेट क्वालिफाई किया था तो इतनी किताबें मेरे पास थी नहीं, यूट्यूब पे ही स्टडी मटेरियल ढूंढ ढूंढ के जैसे तैसे मैंने पढ़ा, और फिर पहले ही अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हो गया। तो कई टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपको किताबों में जल्दी मिलते नहीं हैं, और किताबों की भाषा में अगर देखें तो वो कठिन भी होते हैं, समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपको फ्री में सारे आपके जितने डाउट है वो क्लियर हो सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैच परचेस कहीं पे नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो आसानी से मेरे चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहें। हमें भी पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है। उम्मीद है आप लोग को भी मेरे चैनल पे जुड़े रहना अच्छा लगता होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।